हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिनानाथ ठाकुर में। दोस्तों, आज हम एक भूआकृति विज्ञान की नई श्रृंखला को शुरुआत करने जा रहे हैं। यह श्रृंखला विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत यूजी सेमेस्टर 1 के ज्योग्राफी ऑनर्स के CC2 के अंतर्गत शामिल है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उनका हम टू द पॉइंट एक एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। और यह श्रृंखला हमारा CC2 फिर CC1 और धीरे धीरे करके सभी CC यानी कोर कोर्स के अंतर्गत शामिल होगा, लेकिन विशेष तौर पर यह भूगोल विषय से ही संबंधित होगा। साथ ही साथ दोस्तों, यह जो हमारा श्रृंखला है यूजी सेमेस्टर 1 के अलावे हमारा यूजीसी नेट और भूगोल से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पहली वीडियो में हम लोग 39 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम लोग भू आकृति विज्ञान से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हमारा CC2 में है, जिसमें आज हम लोग पहला सवाल देख रहे हैं। रीढ़ विहीन जीव एवं घास रूपी वनस्पति किस महाकल्प में पैदा हुई थी? यह चार ऑप्शन है: आद्य महाकल्प, नवजीवी, मध्यजीवी और पुराजीवी। तो आप लोगों को बता दें कि रीढ़ विहीन जीव एवं घास रूपी वनस्पति जो है हमारा पुराजीवी महाकल्प के अंतर्गत शामिल होती हैं। पुराजीवी महाकल्प में हम लोगों को देखने को मिलता है। अगला सवाल आता है कि किस युग में बालू का पत्थर एवं चूना पत्थर शैल उत्पन्न हुई है? तो कैम्ब्रियन युग में बालू का पत्थर और चूना पत्थर के शैल देखने को मिले हैं। तीसरा सवाल है कि विशाल रेंगने वाले जीवों की विलुप्ति कब हुई है? ध्यान दीजिएगा कि रेंगने वाले जीवों की विलुप्ति, यहाँ पे सवाल है कि कब वो विलुप्त हो गई, कब वो खत्म हो गई। जबकि रेंगने वाले जीवों का काल अगर पूछा जाता तो वहाँ पे आपको परमियन ध्यान देना होता, लेकिन रेंगने वाले जीवों की विलुप्ति कब हुई यानी कब नष्ट हो गई, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ये हमारा नष्ट हुई है इयोशीन के प्रारंभिक दौर में ही रेंगने वाले जीव नष्ट हो गए थे। चौथा सवाल है आद्य महाकल्प का अंत किस भू हलचल के साथ हुआ है? तो आद्य महाकल्प का अर्थ है चरणीयन भू हलचल के साथ हुआ है। उसके बाद है छोटे स्तनपायी जीवों का विकास किस युग में हुआ? तो छोटे स्तनपायी जीवों का विकास हुआ है ट्रियासिक युग में। उसके उपरांत नेब्रास्कन्स, कंसास, इलिनोइस, विस्कॉन्सिन, ये चार हमारा हिमयुग है जो अमेरिका में आया हुआ था। उसी प्रकार आपको गुंज, मिडल, रीस और उर्म आते हैं, चार हिमयुग जो आल्प्स पर्वत यानी यूरोप महाद्वीप में आए थे। उसके बाद सातवां सवाल है सिल्यूरियन युग किस महाकल्प से जुड़ा हुआ है? तो सिल्यूरियन युग जो हमारा है पैलियोजोइक कल्प के अंतर्गत आता है। आठवां सवाल है हिमालय की रचना किस युग में हुई है? तो हिमालय की रचना हमारा मायोसिन युग में मानी जाती है। अब देखिए हिमालय में यहाँ पे सवाल में क्या है, हिमालय में मध्य हिमालय पूछा गया है तो मायोसिन में। अगर आपका महान हिमालय होता तो महान हिमालय यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से इयोसिन और ओलोगोसिन मिलाकर होता। मायोसिन में मध्य हिमालय है और प्लियोसिन एक ऑप्शन आता है जिसमें आपका शिवालिक हिमालय देखने को मिलता है। नवा सवाल है खटीकल्प किसे कहते हैं? तो क्रिटेशियस को खटीकल्प कहते हैं, साथ ही उसे खड़िया युग के नाम से भी जाना जाता है। उसके उपरांत है सबसे प्राचीनतम महाकल्प कौन सा है? तो फेनरोजोइक जो है सबसे प्राचीनतम महाकल्प है, क्योंकि यहाँ पर सेनोजोइक, पैलियोजोइक, ये जो दो हैं सेनोजोइक और पैलियोजोइक, ये आपका जो है कहीं ना कहीं सेनोजोइक सबसे लेटेस्ट है ये, लेकिन कल्प है, जबकि फेनरोजोइक ही एकमात्र यहाँ पर महाकल्प है। 11वां सवाल है कि किस काल में जीव और वनस्पति का पूर्ण अभाव रहा? तो आद्य महाकल्प में जीव और वनस्पति का पूर्ण अभाव रहा। इसके उपरांत आता है आपका उर्गो का युग किसे कहते हैं? तो उर्गो का युग कहा जाता है ट्रियासिक को। उसके उपरांत है मनुष्य के पूर्वज के रूप में वानर का विकास किस युग में हुआ है? तो ओलोगोशिन में मानव के पूर्वज वानर का विकास माना जाता है। अगला सवाल है कि सागरीय पौधों एवं जीवों का वर्तमान रूप किस युग से संबंधित है? तो सागरीय पौधों और जीवों का वर्तमान रूप हमारा पैलियोसिन से संबंधित है। इसके उपरांत 15वां प्रश्न है कि यूरोप में आल्प्स पर्वत का निर्माण कब हुआ? तो यूरोप में आल्प्स पर्वत का निर्माण ओलोगोशिन युग में हुआ है। उसके उपरांत है किस काल में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? तो आर्कियन काल में जीवाश्म का आपका अभाव पाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ ज्वालामुखी विस्फोट होते थे और ज्वालामुखी के दौरान सिर्फ आग ही आग होता था, लेकिन यहाँ पर हमारा ग्रेनाइट चट्टानों का जमाव काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है।
इसके उपरांत आता है कि आद्य महाकल्प में कौन सी चट्टान सबसे पहले बनी है, तो आद्य महाकल्प में आपको ग्रेनाइट और नीस की चट्टान सबसे पहले बनी है। इसके उपरांत 18वां प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक समय मापने का सबसे बड़ी इकाई कौन सा है, तो भूवैज्ञानिक समय मापने का सबसे बड़ा आपका महाकल्प है। महाकल्प के बाद फिर आपका होता है कल्प, कल्प के बाद युग होता है और युग के बाद युगांतर होता है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन है या सबसे पुरानी महाकल्प है। उसके उपरांत आपका 18वां प्रश्न है मत्स्य युग किसे कहते हैं, तो मत्स्य युग आप जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मत्स्य युग हमारा जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोवेशियन, कैम्ब्रियन। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं कि देखिए कैम्ब्रियन ऑर्डोवेशियन में मत्स्य युग है नहीं, सिल्यूरियन में हमारे रीढ़ की हड्डी के जीवों का काल कहते हैं, तो डेवोनियन जो हमारा बना मत्स्य युग के अंतर्गत शामिल होता है। उसके उपरांत 19वां प्रश्न है कि जीवन विकास के क्रम में संधि काल माना जाता है, यानी कि कौन संधि काल माना जाता है, तो आपको देखिए पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक, ये 3 हैं। तो पैलियोजोइक और सेनोजोइक के बीच में जो मेसोजोइक है, इस मेसोजोइक को कहते हैं जीवन विकास का संधि काल। उसके बाद 20वां प्रश्न है कि कोयला युग, तो कोयला युग हम लोग सभी जानते हैं, कार्बोनिफेरस को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 21वां प्रश्न है कि खड़िया युग किसे कहते हैं, तो खड़िया युग क्रिटेशस को कहा जाता है। उसके बाद भूवैज्ञानिक समय मापने पर सबसे छोटे विभाग कौन से हैं, तो युगांतर जो है सबसे छोटे और सबसे आधुनिक विभाग माने जाते हैं। इसी में हम लोगों का होलोशीन है जो अभी वर्तमान में चल रहा है। इसके उपरांत आपका आता है 23वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस युग में स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी बनी थी, तो आपका स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी आपका ऑर्डोविशियन युग में देखने को मिलता है। उसके बाद किस युगांतर में पृथ्वी के इतिहास में धरातल 130 मीटर का उत्थान हुआ, तो प्लेस्टोसिन में धरातल का 130 मीटर उत्थान हुआ, क्योंकि इसी में आपका हिमकाल आता है, गुंज, मिडल, रिस और उर्म। इसके उपरांत अगला सवाल है कि आधुनिक मानव का काल किनको कहा जाता है, तो आधुनिक मानव का काल कहा जाता है आपको होलोशीन को। उसके बाद आपको अगर ऐसा पूछा जाता है कि मानव के प्रजाति का, देखिए अगला सवाल है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में मानव के प्रजाति का विकास हुआ, तो आपको ध्यान देना है प्लेस्टोसिन में मानव के प्रजाति का विकास हुआ। उसके उपरांत आता है कि भूमध्य सागर का वर्तमान स्वरूप किस समयावधि में प्राप्त हुआ है, तो मायोसिन में भूमध्य सागर का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसके उपरांत है शाकाहारी स्तनपोषी जीवों का विकास कब हुआ है, तो ओलोगोसिन में शाकाहारी स्तनपोषी जीवों का विकास माना जाता है। इसके उपरांत है कि किस युग में महाद्वीपीय भागों का अवतलन हुआ है, यानी धसाव हुआ है। अगर देखेंगे तो डेवोनियन के काल में महाद्वीपीय भागों का धसाव माना जाता है। साथ ही साथ गोंडवाना लैंड का एक सवाल आता है कि गोंडवाना लैंड का आपका विखंडन, तो वो माना जाता है ट्रियासिक से। उसके बाद 29वां प्रश्न है जल स्थलचरी जीवों का विकास किस काल में हुआ, तो कार्बोनिफेरस में जो एम्फीबियंस का विकास माना जाता है, यानी जल स्थलचरी जो दोनों में रहते हैं, जल में भी रहते हैं स्थल में भी रहते हैं। इसके बाद अमरोरिकन भू हलचल या संचलन जो है कार्बोनिफेरस में माना जाता है। 31वां प्रश्न है चट्टानों को भूवैज्ञानिक इतिहास की समझने की कुंजी कहा जाता है, यह किसने कहा है, तो जेम्स हटन का यह सिद्धांत दिया हुआ है। 32 नंबर का प्रश्न हमारा है पोटास भंडार का निर्माण किस काल में माना जाता है, तो पोटास भंडार का निर्माण पर्मियन काल में माना जाता है। 33 का हमारा है कि लॉबस्टर यानी केकड़ा समूह का प्राणी है एक प्रकार से, उसका किस काल में विकास हुआ है, तो ट्रियासिक में लॉबस्टर का विकास माना जाता है। 34वां प्रश्न है कि एंजियोस्पर्म आवृत्तिबीजी पौधों के विकास किस काल में हुआ है, तो क्रिटेशस में आवृत्तिबीजी पौधों का विकास हुआ है। 35 में है कि प्राचीन बंदर का आविर्भाव किस युग में माना जाता है, तो प्राचीन बंदर हमारा इयोशीन में माना जाता है। पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव किस युग में माना जाता है, तो पेलियोशीन के अंतर्गत पुच्छहीन बंदरों का विकास या आविर्भाव माना जाता है। इसके उपरांत आता है कि उत्तरी विशाल मैदान का आविर्भाव, यानी कि जो हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान है उसका विकास कब माना जाता है, तो पेलियोशीन में उसका विकास देखने को मिलता है। इसके उपरांत 2 आपका स्टेटमेंट है, जिसमें पहला है कि पृथ्वी की आयु को अगर निर्धारित करना है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के माध्यम से पृथ्वी की आयु निर्धारित की जाती है, लेकिन यदि आपको कोई जीवों के कार्य या कार्बनिक पदार्थ के आयु को निर्धारण करना है तो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से इनका आयु निर्धारण किया जाता है। तो कुल मिला के मैंने आपको 39 प्रश्नों को यहाँ पर एक चैप्टर के अंतर्गत सिर्फ जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूवैज्ञानिक समय मापने के अंतर्गत मैंने कराया। साथ ही साथ दोस्तों आगे और आने वाले वीडियो मैंने बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित आपको कम से कम 30 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश लेकर आऊँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों शेयर करना ना भूलें।